गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्रैमर और आव्यू नियम दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब क्रैमर और आव्यू नियम दोनों पढ़ लिए और दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा है। तो देखो 5.2 प्रश्नावली का हम 10वां सवाल कर रहे हैं, है ना। इसके बीच बीच में से हमने कई सवाल करा दिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं करा रहा हूँ, है ना। इन्हें बस प्रैक्टिस करने की बात है। देखो अब इस टाइम में जब आपकी स्कूलें नहीं लग रही, है ना, और महामारी का टाइम है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना, किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते, उस टाइम में बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना हो सके इन्हें बार बार रिपीट करो ताकि आगे आपको परेशानी नहीं आए। तो देखो ये सवाल दे रखा है आपका 10वें का सेकंड कि 2/x, तो ये अपने आप में एक अलग ही सवाल दे रखा है। बस इसमें बस एक बात ये समझनी है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये जो चर है वो बटे में दे रखे 1/x, 1/y, 1/z। तो इन सवालों को कैसे करेंगे? देखो हमें अगर इसमें रेखिक समीकरण बनानी है तो इस 1/x को अलग से नया चर मान लेंगे। तो आप u v w नया चर मान सकते हो, a b c ऐसे मान सकते हो। जब आप, है ना, आपको जैसे भी सही लगे वैसे लिखें। मैं a b c मान रहा हूं, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b और 1/z बराबर c, ये मान लिया मैंने। तब समीकरण क्या हो जाएगी हमारी 2a, है ना। 2a 1/x को क्या लिख देंगे a, तो 2a प्लस 3b और प्लस के tan c बराबर 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसे सारणिक की सहायता से करना है, मतलब क्रैमर नियम लगाना है। ठीक है ना, तो जब भी सारणिक की सहायता कहें तो क्रैमर नियम, और आव्यूह की सहायता मतलब आव्यूह सिद्धांत। तो 2a आ गया आपके पास, फिर उसके बाद लिखेंगे 4a माइनस के 6b और प्लस के 5c इक्वल टू 1, दैट इज सेकंड इक्वेशन। फिर 6a प्लस के 9b माइनस के 20c बराबर 2, ये थर्ड इक्वेशन। अब चूंकि इसे आप a b c के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो यहां हमारे नए चर हो गए a b c। मैं इस सवाल को a b c के लिए सॉल्व कर लूं और a b c का मान यहां रखूंगा तो x y z का मान निकाल सकता हूं। x बराबर कितना आ जाएगा 1/a, y बराबर 1/b और ये जो z है वो 1/c के बराबर हो जाएगा। तो आपके ये समझ में आ गया कि हम करने के वाले हैं इस समीकरण, इन समीकरण निकाय को हल करेंगे, है ना, a b c के लिए। किसके लिए? a b c के लिए। तो देखो क्रैमर नियम से, तो क्रैमर नियम में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमें? डेल्टा। a बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा 1/डेल्टा और b बराबर डेल्टा 2/डेल्टा और c बराबर डेल्टा 3/डेल्टा। चलो चार सारणिक निकालनी है, डेल्टा, डेल्टा 1 2 3। तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, चूंकि डेल्टा किसके बराबर होता है? डेल्टा जो चर दे रखे हैं। अभी यहां बात करेंगे हम, इस सवाल को भूल जाएंगे, है ना। ए बी सी के जो गुणांक है उनका जो सारणिक बनेगा वो बनेगा हमारा डेल्टा। तो 2 3 10, तो यहां लिखेंगे 2 3 10। फिर लिखेंगे 4 - 6 5, 4 - 6 5। नेक्स्ट लिखेंगे 6 9 - 20, 6 9 - के 20, इसका सारणिक। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रो और कॉलम हटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी 12 120 और माइनस के 9 पंजे 45। फिर प्लस के, सॉरी माइनस के सेकंड, माइनस का 3, रो और कॉलम हटाओ, माइनस के 80 और माइनस के 6 पंजे 30। फिर लास्ट में लिखेंगे प्लस के 10, रो और कॉलम हटाओ, 9 चौक 36, माइनस माइनस प्लस, फिर वापस से 36। ठीक है, ये आ गया आपका। अब 120 में से 45 घटाएंगे, है ना, और उसकी गुणा 2 से करेंगे। देखो क्या कैलकुलेशन होती है। चलो तो 120 में से 45 घटाओ, है ना, 5 और 11 7 और 4 11 75 आ गया। ठीक है, 2 से गुणा कर लेंगे, फिर माइनस के 3, 110 माइनस की आएंगे। ठीक है, और लास्ट में बचेंगे प्लस के 10 इंटू में 72 72। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए 150 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 303 प्लस के 720 इक्वल टू 0, है ना, और 2 और 3 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12, 1200 आ गए। डज नॉट इक्वल टू 0। चलो तो ये 1200 आ गए। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे डेल्टा 1।
तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पहले वाले कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, D1 D2 D3 मतलब 4 1 2। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 1 2 और फिर ये एज इट इज 3 10 -6 5 9 और -20 ये एज इट इज लिखेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 4 इनकी गुणा इससे करो 120 और माइनस के 9 पंजे 45। ठीक है, फिर लिखेंगे हम माइनस के 3 वापस से और रो और कॉलम हटाएंगे, माइनस के 20 और माइनस के 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस के 10 आ गए। नेक्स्ट प्लस के 10 लिखेंगे अब और रो और कॉलम को हटाएंगे तो 9 एकम 9 माइनस के 6 दूनी 12 प्लस के 12 हो जाएंगे। तो ये आ गए वापस से 45 और 45 इंटू 4 करेंगे 300। ठीक है, 20 और 10 30, 30 को प्लस के 90, 30 के 90 और लास्ट में लिखेंगे तो फिर प्लस के कितने हो जाएंगे, 12 और 9 21 210। तो 210 और 90 300 और 300 600 दैट इज 600। डेल्टा 1 आ गया हमारा 600। फिर निकालेंगे हम डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो डेल्टा 2 अब की बार दूसरे वाले कॉलम की जगह लिखना है कितना, 4 1 2। तो ये तो एज इट इज आएगा 2 4 6। फिर यहां बदल देंगे 3 -6 9 की जगह कितना आएगा, 4 1 2 4 1 2 और लास्ट में 10 5 -20। तो बहुत आसान है, बस एक एक कॉलम को बदलते चले जाएं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो दो बाहर माइनस के 20 और माइनस के 5 दूनी 10। फिर यहाँ माइनस के 4 और रो और कॉलम हटाएंगे तो माइनस के 80 और माइनस के 6 पंजे 30। लास्ट में प्लस के 10 लिखेंगे और रो और कॉलम हटाएंगे 4 दूनी 8 -6। ठीक है, चलो इसे और सॉल्व करें तो ये जाएंगे माइनस के 20 और 10 30। देखो ये हो गए माइनस की 30 दूनी 60 माइनस के 60 और फिर ये आ जाएंगे 8 3 11 110 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस 440 है ना, और लास्ट में 20 8 6 2 10 दूनी 20 प्लस के 20 यार। तो आपके पास आ जाएंगे ये कितने 400 बच गए, 400 बच गए ना, 60 40 है ना। लास्ट रह गया आपका डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 में लास्ट वाला कॉलम बदला जाएगा 2 4 6 एज इट इज, 3 -6 और 9 एज इट इज। लास्ट बदलो, लास्ट की जगह कितना लिखेंगे 4 1 2, ये 4 1 2 आ जाएगा ना 4 1 2। चल इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 माइनस के 6 दूनी 12 और माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 12 माइनस के 9 फिर माइनस के 3, ये रो और कॉलम हटाओ 4 दूनी 8 माइनस के 6 फिर प्लस के 4, ये रो और कॉलम हटाओ 9 चौक 36 प्लस के 36। सॉल्व करो 12 9 21 दूनी 42 माइनस के 42 और यहाँ बचेंगे माइनस के 8 में से 6 के 2 माइनस के 6 और ये बचेंगे प्लस के 72 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ठीक है, 288। तो 42 और 6 48 हो गए, 48 घटाओ कितने बचेंगे 240। ठीक है, ये लास्ट बच गए हमारे पास। अब वैल्यू निकालते हैं ABC की। तो देखो ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा 1 बटे डेल्टा है ना, अतः A बराबर डेल्टा 1 बटे डेल्टा, डेल्टा 1 कितना है हमारा आया 600, 600 बटे 1200 कितने हो गए ये 1 बटे 2। फिर B की वैल्यू डेल्टा 2 बटे डेल्टा, डेल्टा 2 कितना आया हमारा 400, तो 400 बटे 1200 तो ये कितना आ गया 1 बटे 3। और C की वैल्यू निकालेंगे हम 240 बटे 1200 ऐसे निकालेंगे। तो ये कितना आ गया 12 दूनी 24 12 एकम 12 1 बटे 5। ठीक है, ये आ गए ABC की वैल्यू। इसलिए है ना x बराबर 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया 1 बटे 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 5। तो 2 3 5 x y z की वैल्यू आ गई। तो सवाल वही का वही रहा, बस इसमें 1/x 1/y 1/z आ जाए तो उन्हें रैखिक समीकरण बनाने के लिए उन्हें अलग से नए चर मान लिए जाते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप ABC माने ठीक है या आप XYZ माने ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके। तो आव्यूह सिद्धांत आपको समझा दिया, इस सवाल को आप करेंगे, बार बार सवाल देखें, सारे सवाल एक जैसे हैं, आप बस प्रैक्टिस करें इन सवालों की। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए बराबर दे रखा है 1 - 2 0, नेक्स्ट है 2 1 3 2 1 3, और लास्ट दे रखा है 0 - 2 1 0 - 2 1। ठीक है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, फिर हमें समीकरण दे रखी है उन्हें हल करके दिखाना है। तो चलो समीकरणों को बाद में हल कर लेंगे, पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है ना, 1 सारणिक ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारणिक ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 6 माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस पहले से ही है, माइनस चिन्ह सूत्र का आएगा। तो रो और कॉलम हटाएंगे, 2 एकम 2 माइनस 0 और फिर प्लस के 0। तो ये आगे 6 और 1 7 और 2 दूनी 4 11 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आगे सवाल करेंगे, आगे सवाल करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एफ आई जे निकालना पड़ेगा, F11। तो ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, 1 प्लस के 6 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। F12 2 और 1 3 माइनस का आएगा, कितना आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हटाओ, 2 एकम 2 माइनस के 0, कितना आ गया, माइनस के 2। लास्ट F13 निकालेंगे इसमें, तो 3 और 1 4 प्लस का आएगा, कितना आएगा, पहली रो तीसरा कॉलम माइनस की 4 और माइनस के 0, दैट इज माइनस के 4। ठीक है, अब इसी तरह से F21 निकालेंगे, तो 2 और 1 3 माइनस का आएगा, क्या आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, माइनस के 2 और फिर माइनस के 0, तो प्लस के 2 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट F22 2 और 2 4 प्लस का आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा, दूसरी रो हटा दिया, दूसरा कॉलम हटा दिया। ठीक है, चाहे यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, तो 1 एकम 1 माइनस के 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1। F23 3 2 5 माइनस का आएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम माइनस के 2 और फिर 0, कितना हो गए, प्लस के 2। F31 3 और 1 4, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तीसरी रो पहला कॉलम माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस के 0, कितने हो गए, फिर माइनस के 6। F32 3 2 5 माइनस का आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम हटाओ, 3 एकम 3 माइनस 0 माइनस के 3। आप चिन्ह पहले ही लगा ले, क्योंकि बाद में अगर आप लगाएंगे ना तो दिक्कत हो सकती है, कभी कभी भूल जाते हैं। F33 3 3 6 पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 4, कितने हो गए, 5। या तो मैंने कहा ना, या तो आप पहले Fij लिखें, है ना, तो Fij तो कैसे लिखेंगे आप, पंक्ति के रूप में, और अगर एडजॉइंट ऑफ लिखेंगे तो कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो मैं Fij लिखूं तो वो हो जाएगा, कितना है, पहला 7 माइनस 2 4, तो 7 माइनस 2 और माइनस के 4, मुझे रो में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सेकंड है हमारी 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3 5, ये आ गया हमारा Fij। तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें, है ना, इसका परिवर्ती तो कहलाता है 7 माइनस 2 और माइनस के 4, 2 1 2 माइनस के 6 माइनस के 3 और 5। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1/11। चलो तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स हो गया आपका, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/11, और फिर जो एडजॉइंट ऑफ ए गया है यू का यूं लिख देंगे। तो ये तो आ गया हमारा कितना, ए इनवर्स। अब इसी की सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए, ऐसा और लिखा हुआ, इसी की सहायता से, तो इसकी सहायता लेनी पड़ेगी हमें। तो देखो समीकरण निकाय क्या है, वो देखो, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय दे रखे हैं इसी सवाल में। समीकरण निकाय हमारे x - 2y = 10,
फिर नेक्स्ट है 2x और प्लस की y प्लस की 3z बराबर 8 माइनस की 2y और प्लस की z बराबर 7। तो अब इसी है ना, इसका प्रयोग करना है, इसका मतलब आव्यूह सिद्धांत लगाना है, क्योंकि हमने आव्यूह निकाला हुआ है, ए इनवर्स निकाला हुआ। तो सबसे पहले इसमें ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आव्यूह के रूप में लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। तो ax बराबर b के रूप में, है ना, लिखने पर a बराबर कितना आएगा, देखो a बराबर आएगा x की वैल्यू 1, फिर -2 और फिर y z की वैल्यू 0। अच्छा, ये वैल्यू आएगी 2 1 3 और लास्ट वैल्यू x नहीं है तो 0 -2 और ये a आ गया। x की वैल्यू बात करें तो x y z, और लास्ट में अगर मैं b की वैल्यू बात करूं तो b की वैल्यू आ गई 10 8 7, ठीक है। ये आ गया, चूंकि x बराबर होता कितना है a इनवर्स b। अब है ना, a इनवर्स की वैल्यू तो हमें पता है और b की ये आई गई 10 8 7, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। सवाल आसान हो जाएगा। अब यहाँ हमें, अगर मुझे ये सवाल दिया होता और फिर पूछता a इनवर्स हम पहले नहीं निकालते तो अब निकालना पड़ता, क्योंकि a इनवर्स चाहिए। तो इस सवाल में पहले a इनवर्स पूछ लिया, उसके बाद में आपसे इस सवाल को हल करने के लिए कह दिया। तो अब a इनवर्स हमें पता ही है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो देखो क्या है, इसलिए x की वैल्यू x y z वैल्यू रख रहा है, फिर बराबर a इनवर्स की वैल्यू 1/11 और ये यूं का यूं आ जाएगा 7 2 -6, फिर माइनस की 2 1 और माइनस की 3, लास्ट है हमारा -4 2 5 और इसकी गुणा किससे करनी है, b से। b कितना है 10 8 7, 10 8 7। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 1/11 है ना, 10 इंटू में 7 करेंगे 70 प्लस 8 दूनी 16 -42, ठीक है। नेक्स्ट माइनस की 20 प्लस के 8 और माइनस के 21, नेक्स्ट माइनस के 40 प्लस के 60 और प्लस के 35। देखो कितना आता है, 1/11 हमारा भार है ना। तो ये 70 और 16 हो गए हमारे कितने, 86। 86 में से 42 घटाएंगे, 6 में से 2 गए तो 4 है ना, और 4 में से 44 आ गए, वो भी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। और ये हो गए हमारे कितने 41, ठीक है। 20 तो माइनस के आएंगे 33 और ये लास्ट रह गया हमारा 16 और कितने हो गए 35 है ना, 3 4 5 51 में से 40 गए तो प्लस के 11 बचे, ये आ गए हमारे पास। तो भाग लगाएंगे 1/11 का सम में, तो 11 का भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, किसके बराबर x y z के। अब दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हो, ठीक है, और उनके क्रम बराबर हो। तो क्रम बराबर है 3/1 का है, 3/1 का है, तो इनकी तुलना करेंगे तो x बराबर 4, y बराबर -3 और z बराबर 1। तो अब यहाँ हमें a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ए इनवर्स निकालने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हमसे पहले ही पूछ लिया इस चीज को, ठीक है। तो अब आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा, बार बार ए इनवर्स निकाल लिया और हमने उसी की सहायता से क्या निकाला। फिर जब कहा जाए ना इसी की सहायता से, इसका मतलब आपको अवयव सिद्धांत लगाना है, ठीक है। इसके बाद 13वां सवाल करते हैं, लगभग ऐसा ही है। देखिए आप 13वां सवाल देखें। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी, इन दोनों अवयव का गुणा करना है। अब ये गुणा क्यों करवा रहा है, क्योंकि इसी की सहायता से हमें समीकरण को हल करके दिखाना है। तो देखो मैं गुणा करके दिखाता हूं आपको, इसकी इससे गुणा करेंगे। अवयव का याद है ना कैसे करते हैं, रो की कॉलम से गुणा करते हैं, ठीक है। ये r1 r2 r3, ये c1 c2 c3। तो पहला गुणा करेंगे माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे। फिर 4 एकम 4 प्लस का 4 आएगा, फिर प्लस के 8 आएंगे। तो क्या है, कई बार गुणा करने में दिक्कत हो जाती है, तो याद रखना है आपको किस तरह से गुणा करनी है, ठीक है। फिर इसी की इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस के 8 और प्लस के 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 एकम 4 माइनस के 4, फिर माइनस के 4 दूनी 8 प्लस 4 दिया 12, फिर माइनस के 7, ठीक है। अब ऐसे गुणा कर रहे हैं, प्लस के 1 और प्लस के 6, फिर माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस के 7, माइनस के 2 और प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस के 7 आ गए और माइनस के 2 आ गए और 3 एकम 3 प्लस के 3 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे जब आप 7 एकम 7 माइनस के 7 और माइनस के 2 और प्लस के 3 तिया 9। लास्ट गुणा करेंगे r3 की c1 से 5
और माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5 और प्लस के 6 और माइनस के 1 और 5 माइनस माइनस प्लस के 6 और माइनस के 3। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आएंगे। 8 बच गए, 4 4 8 0, 8 4 12 0, यहाँ देखो 6 और 1 7 0, 7 और 3 10 में से 2 गए 8 और लास्ट में कितना बचेगा 9 में से 7 2 9 9 0, 5 3 2 5 0, 5 और 1 6 0, लास्ट में 6 और 5 11 8 और 3 11, ये आ गया 8। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 8 आई आ गया। 8 कॉमन ले लेंगे सब में से, है ना, तो सब में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ गया हमारे पास 8 आई। इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 कॉमन ले लिया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों अवयवों का जो गुणा है वो किसके बराबर आया है 8 आई के। अब समीकरण देखेंगे, आपकी क्या समीकरण दे रखी है, तो हमें समीकरण निकाय दे रखी है। ध्यान से देखो आप एक बार समीकरण निकाय, पहले उस समीकरण निकाय को देख लेते हैं। x माइनस के y प्लस के z बराबर 4, ये दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x माइनस 2y माइनस के 2z, x माइनस की 2y माइनस की 2z बराबर दे रखा है हमें 9, और लास्ट 2x प्लस y और प्लस के 3z यहां से दे रखा है ना, तो 2x प्लस के y प्लस के 3z बराबर 1, ये सवाल। ठीक, तो अब आपको दिख गया होगा कि यहां से जो हमें a प्राप्त होने वाला है वो ये है ना। अगर मैं इसे किसमें a बनाऊं, इसमें अवयव सिद्धांत यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसी की सहायता से पूछ रहा है, तो इसी की सहायता से पूछ रहा है तो अवयव सिद्धांत लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो अवयव सिद्धांत से a बराबर कितना है, सिद्धांत से a बराबर कितना है हमारा, ये देखो 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1, फिर 1 माइनस 2 माइनस 2, लास्ट में 2 1 3, ये a है हमारा। और x की वैल्यू देखूं तो फिर कितनी है x y z, और b की वैल्यू देखें तो कितनी है 4 9 1, ये। अब चूंकि ax बराबर क्या होता है b और x बराबर a इनवर्स b, अब a इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन हमें इसी की सहायता से कहीं चाहिए तो a इनवर्स ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा a है और ये क्या है b। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये a के बराबर तो है, इसे मान लिया मैंने b। तो अब हमें पता चला कि b इंटू में a बराबर कितना होता है 8 आई, कितना होता है 8 आई। देखो ये से b मान लिया, इसे a मान लिया, ये हो गया 8 आई। अब 8 का लगा देते हैं क्या भाग। जब 8 का भाग लगा दोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, ये देखो 1/8 है ना, इंटू में b और a बराबर ये समझ में आया। तो अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं a को b से गुणा करूं आई आ जाए तो फिर एक अवयव दूसरे अवयव का क्या कहलाता है इनवर्स कहलाता है। ठीक है, आपने परिभाषा पढ़ी है ना, b इंटू में a बराबर आई आ जाए तब b a का क्या कहलाता है इनवर्स कहलाता है, तो b बराबर हो जाएगा a इनवर्स के। तो यहाँ ये जो अवयव है वो किसके बराबर हो जाएगा a इनवर्स के, तो आप लिखेंगे इसलिए a इनवर्स बराबर 1/8 इंटू में b, और b की वैल्यू क्या है ये रही, है ना। तब a इनवर्स बराबर किसके बराबर आएगा 1/8 के, और अवयव आ जाएगी हमारी b -4 4 4, और लास्ट आएगी -7 1 3 5 -3 और माइनस के 1, ये आ गया a इनवर्स। अब जब आपको a इनवर्स पता चल गया और b आपके पास है ही, ठीक है, b तो आपके पास 4 9 1 है, तो दोनों की गुणा करके आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब ये समझ में आया। मैंने वो पहले इसलिए लिखा कि इन दोनों में से कौन से का आपको इनवर्स निकालना है ये नहीं पता, तो समीकरण निकाय लिखने से पता चल गया कि इसका इनवर्स चाहिए। तो देखो चाहे इसको इससे गुणा करो चाहे इसको इससे गुणा करो, आई आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है इनवर्स, व्युत्क्रम है। तो इनवर्स है तो हमें b का इनवर्स चाहिए ये, लेकिन देखो 8 और आ रहा है, कितना आ रहा है 8 आई, तो 8 का भाग लगाना पड़ेगा इसमें b/8, तो 1/8 इंटू में b, तो b की वैल्यू जो दे रखी है वही है, तो a इनवर्स पता चल गया यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा a इनवर्स कैसे निकाला है हमने, है ना। तो परिभाषा से a इनवर्स निकाला है, आप इसे और अच्छे से एक बार ध्यान से देख के कर लेंगे।